हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले सीबीएसई ने जो लेटेस्ट अपना सैम पेपर दिया है, जिस पे बेस्ड हमारा 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12 का मैथ्स का, तो वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट देखते हैं क्या चीजें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कुछ बच्चों को पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो सीबीएसई की जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं वो जरा समझ लो। ये टोटल 5 पार्ट होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ई इधर लिख देता हूं। सेक्शन ई, सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, और 18 क्वेश्चंस एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन रहते हैं असर्शन रीजनिंग के। सेक्शन बी की बात करें तो ये 21 से लेके 25 तक होता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सेक्शन सी 26 से स्टार्ट होता है, 31 तक जाता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में रहते हैं। ठीक है, और फिर हमारे सेक्शंस डी में 32 से लेके रहेगा 35 तक, जिसमें क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं सेक्शन डी में। और सेक्शन ई में जो होता है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको पता है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन आपने किए होंगे 10th में भी, तो केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और ये 36 से 38 तक रहता है और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके का ये पैटर्न है, यानी 1 मार्क, फिर 2 मार्क, 3 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स और फिर 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और अच्छे क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के, तो अगर आप अपनी शुरुआत के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार खतरनाक है कुछ कुछ। ठीक है, चलो लिखा है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे लिखा है ए इंटू एडजॉइंट ए जो है 2025 00 0 2025 0 002025, ऐसा ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट 002025। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अगर आपने मेरा लेटेस्ट वीडियो भी देखा हो, डिटरमिनेंट कोई वीडियो देखा है, मैंने बहुत आपसे बोला है कि इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, फॉर्मूला इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 3, तो n को 3 पुट कर दो, तो ये डिटरमिनेंट की पावर 3 - 1 बन गया, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट का स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, अच्छा अब यानी सारा खेल है डिटरमिनेंट निकालने का। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट की पावर n - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बताओ। अब तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना है। अब तुम कहोगे सर ये डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, मतलब ये तो ए इंटू एडजॉइंट ए दे रखा है। तो मतलब वही कहने मतलब है, काफी अच्छे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड बनाए हैं। तो जिसको ये पता होगा कि ए इंटू एडजॉइंट एक होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला याद रखो कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर इन तीनों में अगर मैं बात करूं कॉमन ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी मैट्रिक्स है ना, अभी इसको कुछ मत लिखो, अगर मैं इसमें 2025 कॉमन ले लूं तो क्या मैट्रिक्स के अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको लिख दूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर मैं पूरा स्टेप लिख दूं तो हमारा हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू 2025। क्या ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप कहोगे हाँ सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो, डिटरमिनेंट आई है इधर, हमारा 2025 आई है, तो कंपेयर करोगे तो आई से आई हट जाएगा, तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू 2025 आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट रख दो, तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो हमारा आंसर क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 2025 प्लस डिटरमिनेंट का स्क्वायर यानी 2025 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, क्या आंसर डी पार्ट आ गया। देख लो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। तो अगर आपको देखो पहले ही क्वेश्चन बाउंसर, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से इसका आंसर हो गया डी पार्ट। समझ में आया ना सबको। तो यहाँ पे 2 रूल हैं, एक तो ये याद रखना है ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और
एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। ओके जी, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। क्या लिखा है सेकंड में, देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस, ठीक है, और हमें कंडीशन बतानी है, इनके ऑर्डर दे रखे हैं एक्स वाई जेड के, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो सेकंड में हमें क्या है, तो यहां पे आपको बोला गया कि ये तो ऑर्डर दे रखे हैं एक्स वाई जेड के, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमारा डिफाइंड हो जाए। अब ये तुम्हें बताना है। अच्छा, पी का अगर ऑर्डर देखें तो पी का ऑर्डर है लास्ट वाला, यानी पी इंटू के, इसका ऑर्डर है पी इंटू के, और वाई का अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो दूसरा वाला यानी 3 इंटू के है, ये है 3 इंटू के। ओके, डब्ल्यू का ऑर्डर देखूं तो एन इंटू थ्री है, इसका ऑर्डर एन इंटू थ्री है, और वाई का ऑर्डर तो हमें पता ही है 3 इंटू के है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। हमें ये पता है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए कि नहीं, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, यानी ये के और ये 3 यानी सेम होना चाहिए। तो के इक्वल टू कितना आ गया, आप कहोगे सर के इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। ओके, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है पता है वो क्या होता है, जो नंबर बच गया यानी पी और ये के, तो यानी यहां से जो रिजल्टेंट मिलेगा मुझे, वो मुझे क्या मिलेगा, पी इंटू के मिलेगा। अच्छा, यहां पे ये दोनों देखो सेम है, तो यहां पे जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मिलेगा एन इंटू के, क्या मिलेगा, एन इंटू के। अब फाइनली ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो आप बताओ इन दोनों का अगर मुझे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं ऐड करो 1 2 3 0 और बोलूं इसमें ऐड करो 1 2 3 1 2 3 6 7 9, क्या आप ऐड कर पाओगे, नहीं ना, क्योंकि यहां पे अगर 2 क्रॉस 2 है तो यहां भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। इसका मतलब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, तो अगर मैं बोलूं इनको ऐड करना है तो सेम होना चाहिए। तो ये के है और ये के है तो ठीक है, लेकिन ये पी है और इधर एन है, तो क्या पी इज इक्वल टू एन होना चाहिए, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एन एंड के इज इक्वल टू 3। क्या आंसर ए पार्ट आ जाएगा, क्या इसका आंसर ए पार्ट आ जाएगा, देख लो जरा, सेकंड का क्या आ गया, ए पार्ट, ठीक है, पक्का। चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, उसमें देखो क्या दे रखा है, ये समझ में आ गया, नोट आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो थर्ड में लिखा है द इंटरवल इन विच, ठीक है, द इंटरवल इन विच पी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स जो है वो क्या है, ई की पावर एक्स है। अब इंटरवल होता है ना, किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा, इंक्रीजिंग का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं एफ डैश एक्स, और फिर हम ये देखते हैं कि वो कहां पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कहां पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो जहां पे पॉजिटिव देगा वहां इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव देगा वहां डिक्रीजिंग। अब देखो हर क्वेश्चन यहां पे देखा जाए तो चैलेंजिंग है, मतलब आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो है एफ एक्स ई की पावर एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करें ई की पावर एक्स आया। अब तुम्हें ये देखना है कि ये पॉजिटिव कहां है, तो एक बात ध्यान रखो, ई की पावर एक्स हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होता है, हमेशा एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो आपको हमेशा पॉजिटिव टर्म मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एक्स की वैल्यू पे पॉजिटिव अगर टर्म मिल रहा है तो यानी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, कहां, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी ऑल रियल नंबर पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जिसका ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी है। समझ में आया। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे। अब देखो फोर्थ भी देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको 5 दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी का स्क्वायर, यानी कि अगर डीईटी नहीं लिखना है तो डिटरमिनेंट ऐसे लिख लो और पावर 2 लगा लो और बी इनवर्स ए बी ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो आप अलग अलग डिटरमिनेंट कर सकते हो, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ए बी है का डिटरमिनेंट है तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं, ब्रैकेट लगा लूं, स्क्वायर को बाहर रहने दो, तो ये बन जाएगा बी इनवर्स का डिटरमिनेंट, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये बन जाएगा डिटरमिनेंट बी। क्या बताया मैंने
कि अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई में है, अगर आपकी मैट्रिक्स जो है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो क्या करना है आपको, आपको बेसिकली डिटरमिनेंट को अलग अलग कर देना है, यानी ये फिर ये और फिर ये, मतलब अलग अलग आपने डिटरमिनेंट कर दिया। ठीक है, ओके जी। अब यहां पे भी देखो प्रॉपर्टी, मतलब डिटरमिनेंट में तो खूब सारी प्रॉपर्टीज दे दी। अगर डिटरमिनेंट किसी का इनवर्स का निकालना है तो आप पावर को बाहर कर सकते हो, यानी कि आप ये रूल याद रखो कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, कैसे होता है मैं बताता हूं। ये जो पावर ऐसे सोच लो बाहर निकल गया, मतलब डिटरमिनेंट में जो ये पावर है वो बाहर निकल गया, यानी बटन गया डिटरमिनेंट की पावर -1, और किसी पे -1 है तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये तुम्हारा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये तुम्हारा है डिटरमिनेंट ऑफ बी, पावर है 2। तो देखो डिटरमिनेंट बी से बी कैंसिल हो गया, आई बात समझ में। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर आएगा आंसर। 5 का स्क्वायर कौन सा है, क्या आंसर बी पार्ट आ गया, क्या आंसर बी पार्ट आ गया, जरा चेक कर लें। ठीक है, तो आंसर आ गया बी पार्ट। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ एन सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस। अगर आपको होमोजीनियस का लॉजिक याद हो तो मैंने आपको यही सिखाया था कि अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी बाई डी एक्स, और इसमें लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, तो होमोजीनियस कैसे देखते हो, यहाँ पे पावर अगर 3 है, यहाँ पे भी मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, और ये 1 1 मिलके 2 आ गया, यानी सेम होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन में अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लूँ तो कितना आएगा, y टाइम्स है log x माइनस log y माइनस का log x, log y माइनस का log x प्लस का 1 है। ठीक है, और ये अगर x की पावर n को नीचे ले आऊं तो यहाँ पे y की पावर 1 है, अब ये पूरा कांस्टेंट में चला गया क्योंकि 1 दे रखा है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, और log y log x के लिए भी कांस्टेंट नंबर में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर 1 है तो x की पावर भी क्या होना चाहिए 1, तो n के लिए कितनी आ जाएगी 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। क्लियर है आया समझ में। अब देखो 6 क्वेश्चन में क्या है कि हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं कोलिनियर। 6 क्वेश्चन में क्या है, 3 पॉइंट है हमारे पास कोलिनियर, और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो एरिया क्या होता है 0 होता है, यानी 6 क्वेश्चन में हमें एरिया क्या करना है 0 के इक्वल करना है। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, और यहाँ पे डिटरमिनेंट में आ जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल टू 0, यही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला में 1 1 भी होता है ना, 1 1 1 इक्वल टू 0, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। अब ये 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो गया। अब देखो x1, अब देखो इस पॉइंट में x1 y1 तो x1 y1 ही है, x2 y2 तो x2 y2 ही है, लेकिन जो x3 y3 है वो अलग है, वो है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, और ये है 1 1 1। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है, और देखो ये x1 y2 निकालना है। अच्छा, अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, पहला एलिमेंट लिया x1 ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि y1 माइनस ये इधर जाएगा y1 प्लस y2 ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में माइनस आता है, फिर ये सेकंड एलिमेंट आएगा y1। और देखो आप देखो क्वेश्चन जब कर रहे हो सैम्पल पर, मतलब बहुत डायरेक्ट नहीं दिए, मतलब लेंथी क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब समझ सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, मतलब ये नहीं कि क्या देख के 1 मिनट में आंसर आ जाए, तुरंत 20 सेकंड में आंसर आ जाए, या देख के कोई आंसर आ जाए, मतलब थोड़ा है अच्छे क्वेश्चन। तो ये y1, अब ये और ये हाइड किया तो ब्रैकेट, तो y1 लिया तो ये और ये हाइड हुआ तो x2, बीच में माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x1 प्लस x2। ठीक है, फिर आपने तीसरा एलिमेंट 1 लिया तो ये और ये हाइड हो गया तो x2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, x2 का मल्टीप्लाई y1 प्लस y2, बीच में माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो y1 का मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पे देखो आंसर क्या आ जाएगा, x1 ब्रैकेट y1, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का y1 माइनस का y2 माइनस का y1 x2
ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का x1 माइनस का x2, यहां पे भी सॉल्व करो, x2y1 प्लस x2y2, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का y1x1 माइनस का y1x2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा होगा, जैसे इसमें कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे तुम्हारा x2y2 आया था। ठीक है, चलो देखते हैं, देखो यहाँ तो x1 यहाँ पे तो तुम्हारा x2 कट गया, और यहाँ पे y1 कट गया, तो यहाँ से आया x1y2, यहाँ से आया y1x1, ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा है, ये चेक कर लेता हूँ, ये तुम्हारा y1x1 हुआ और y1x2 हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, और ये x2y1 है और ये x2y2 है। ओके, x2y2, एक मिनट ये देखते हैं, ये y1 है इधर, एक मिनट, ये वाला जो हमने लिया था, ओके सॉरी, यहाँ पे तो y2 आएगा ना, ये x2y2, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे याद आता है यहाँ पे y2 रहता है। क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या होता है, देखो पॉइंट होता है x1y1 x2y2, यहाँ पे y2 होगा ना, तो ये y2 है, तो यहाँ से आएगा y2x1 y2x2, तो x2y2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा अब हमारा x2y1 और y2x1 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी कटेगा क्या, और यहाँ पे हमारा आ गया है ये x2y1 y2, और यहाँ पे तुम्हारा है, अच्छा यहाँ पे भी तो मिस्टेक हुई होगी फिर, जब हमने इसको लिया था तो ये y2 इधर गया, तो यहाँ पे y2 आएगा, y2, तो ये कटेगा। थोड़ा सा आप लोग देख लो, थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पे, इस चक्कर में सारे गड़बड़ नंबर हुए होंगे। इस पे तो फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि ये हाइड हुआ था, y1 वाला हाइड हो गया था, तो इस पे तो फर्क नहीं पड़ा होगा, इस पे फर्क पड़ा वो मैंने सही कर दिया वहां पे, और इस पे जो फर्क पड़ा वो y2 इधर, तो y2 माइनस का y1 माइनस का y2 ये कट गया, तो यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है, ये थोड़ा कर लो, x1 y1 नेगेटिव, अब आ गया सही, देखो x1 y1 ये कट गया, अब तुम्हारा जो बचा है वो क्या बचा है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, x2 y1 माइनस y2 x1 इक्वल टू 0, तो x2 y1 किसके इक्वल आ गया, y2 x1 के। अब देख लो कौन सा आंसर है, तो देखो हमें निकालना है x1 y2, यानी कि x1 y2 निकालना है, किसके इक्वल है, x2 y1, x2 y1 कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट में है x2 y1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या लिखा है, 7 में एक मैट्रिक्स है और बोला है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर 7 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, यानी कि 0 1 C, क्यों ट्रांसपोज क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट वर्टिकल बन जाएगा, ये सेकंड रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम, यानी -1 A माइनस बी, और ये बन जाएगा 2 3 0 इज इक्वल टू माइनस ए, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 -1 -C, फिर आ जाएगा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 -A प्लस बी, ये आएगा -2 -3 0, ये आएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, तो पहला एलिमेंट इससे कंपेयर करोगे तो 2 इक्वल टू -C, C कितना आ जाएगा, -2 आएगा, A इक्वल टू -A करोगे तो ये इधर आके 2A होगा, 2A इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और तुम्हारा यहाँ पे आ गया C, ये आ गया A, B कहां से आएगा, B यहां से आएगा, -B इक्वल टू -3 है, तो B आ गया 3। अब तुम्हें निकालना था क्या, A प्लस बी प्लस सी, तो A कितना आया मेरा 0, B आया 3, C आया -2, 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, कितना आ गया 1, A पार्ट आया इसमें।
तो हर क्वेश्चन सॉल्व तो देखो करना ही पड़ रहा है, मतलब ऐसा कोई मैं देख नहीं पा रहा हूँ, डायरेक्ट तुरंत देखो और तुरंत आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। 8 अब प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि तुम्हें पी ए बार जो दे रखा है वो 1/2 दे रखा है, पी बी बार दे रखा है 2/3, और पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 1/4। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ए बार स्लैश बी बार निकालना है आपको, ठीक है। पी ए बार स्लैश बी बार आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको याद हो पहली एक्सरसाइज अगर आपने करी है, तो ए स्लैश बी का फॉर्मूला क्या होता था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये होता था फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन नीचे पी बी है यानी पी बी बार, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, पी बी बार की वैल्यू तो पता है, हमें ये निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब क्या है, ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, यही मतलब होता है। यानी कि अगर मैं वेन डायग्राम समझाऊं, तो ना तो तुम्हें ए वाला पार्ट चाहिए ना बी वाला, तो इसका मतलब बाहर वाला पार्ट चाहिए। तो यानी टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दो ये दोनों पार्ट। अब ये दोनों पार्ट का मतलब क्या है, पी ए यूनियन बी, क्या है, पी ए यूनियन बी अपॉन आएगा, पी बी बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें ए यूनियन बी चाहिए और पी बी बार चाहिए, तो पी बी बार तो पता है ये है। अब पी ए यूनियन बी कैसे आएगा, पी ए यूनियन बी आएगा पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है, ये आएगा इससे। अब यहां पे कैसे होगा, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट, तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो। पी ए कहां से निकलेगा, देखो यहां से पी ए होता है 1 माइनस पी ए बार, यानी कि 1 माइनस का 1/2, कितना आ गया 1/2। पी बी आएगा यहां से 1 माइनस पी बी बार, यानी कि 1 माइनस का 2/3, 3 एलसीएम लिया तो ये आएगा कितना 1/3। चलो पुट करो 1/2 प्लस 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन भी कितना है 1/4, तो एलसीएम आएगा 12, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7/12 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 1 माइनस का 7/12 अपॉन पी बी बार कितना है हमारा 2/3। तो अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे 12 माइनस 7 यानी 5/12 आएगा 2/3, 3 4 जब 12 होता है, 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 5/8 आएगा, खुद से करके देखो एक बार कैलकुलेशन। तो इसका आंसर आ गया 5/8 यानी कि सी पार्ट। तो देखो आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब सैंपल पेपर में कोई मुझसे बोले कैसा है, लेंथी तो है भाई, ये 20 नंबर के क्वेश्चंस करने में तुम्हें हालत खराब हो रही, टाइम इतना लग रहा है, तो फिर आगे समझ रहे हो कितना टाइम लगेगा। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें जिससे कि आप तुरंत कर पाए चीजें, पता चले ऐसा पेपर आ गया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा निकल जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 में लिखा है कि अल्फा निकालना है। अल्फा जो एंगल है वो पी और क्यू के बीच का है, तो पी हमें दे रखा है इसमें 2 अल्फा स्क्वायर आई कैप माइनस का 3 अल्फा जे कैप प्लस का के कैप, और क्यू तुम्हें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस अल्फा के कैप, ये तुम्हें दे रखा है। मतलब पी दे रखा है ये और क्यू दे रखा है ये। अब तुम्हें इनके बीच का एंगल अल्फा दे रखा है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा गिवन है, तो तुम क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट लेते हो, यानी पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा, मॉड पी मॉड क्यू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस अल्फा हो जाएगा पी डॉट क्यू अपॉन में मॉड पी मॉड क्यू, यही तो होगा। अच्छा, अब तुमसे एक चीज और इस क्वेश्चन में बोली थी कि ये जो एंगल है दो दो वेक्टर के बीच का, उसमें कंडीशन ये दे रखी है कि ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से ज्यादा है। अब 90 से ज्यादा मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि लेस देन 0 होता है। तो कॉस अल्फा की रख दो पी डॉट क्यू अपॉन मॉड पी मॉड क्यू लेस देन 0। तो ये तो 0 के साथ 0 हो गया, यानी पी डॉट क्यू आ गया
लेस देन 0। अच्छा पी डॉट क्यू, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट माइनस का 3 अल्फा है और यहाँ पे है 1, प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अल्फा है, तो 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी लेस देन 0 नॉट 0, लेस देन 0। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस अल्फा लेस देन 0, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा लेस देन 0। 2 अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा माइनस 1 आएगा। अब ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, नंबर लाइन लेना है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 आएगी तो 0 लिया, अल्फा माइनस 1 को 0 करा तो अल्फा 1 आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0 से 1 है, तो 0 से 1 मतलब लेस देन 0 है ना, तो इसलिए अल्फा बिलोंग कहाँ कर जाएगा 0,1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। देखो नेक्स्ट करो, ये नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे 10th में तुम्हें दे रखा है 2 वेक्टर हैं, तो 10th में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास 4, और हमें a प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 5, और हमें निकालना क्या है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब a माइनस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो वो a डॉट a हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, लिख लो चाहो तो, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया। तो अगर आपको a माइनस बी का डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो तुम पहले स्क्वायर निकालो और इस फॉर्मूले को लगा दो। क्या है फॉर्मूला, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। और मैग्नीट्यूड वाला जब क्वेश्चन आए स्क्वायर ही कर लेना, क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना। ठीक है, चलो डॉट है यहाँ पे, ठीक है बीच में, चलो करते हैं a डॉट a, फिर a डॉट बी, फिर b डॉट a, फिर माइनस माइनस b डॉट b, ये आएगा a डॉट a। देखो सेम वेक्टर आ गया तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a डॉट b। अच्छा b डॉट a और a डॉट b सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब देखो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड तो तुम्हारे पास है, अब a डॉट b नहीं है यहाँ पे, वो कहां से आएगा, वो ये कंडीशन जो दे रखी है। तो अगर मैं इसमें भी स्क्वायर कर लूं बोथ साइड, तो यहां पे भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 25। तो कितना आएगा देखो, a का a में होगा तो a डॉट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट a डॉट b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल टू 25। ठीक है, a डॉट a क्या बन जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b और b डॉट a सेम होता है तो 2a डॉट b आ जाएगा, प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सेम वेक्टर है b डॉट b। ठीक है, इक्वल टू 25। a का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर, 2a डॉट b, b का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 25। तो यहां से देखो 2a डॉट b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 माइनस का 9 और ये माइनस का 16, तो ये तो 0 आ गया, तो ये वाली तो 0 आ गई। तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये 0 आ गया, और ये 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 आया। अब ये स्क्वायर आया ना, ये हमारा भी आया a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर आया 25। तो अगर हम a माइनस b का स्क्वायर रूट कर दें तो 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। अब देखो इसमें भी तो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, समझ रहे हो, इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अब 11th क्वेश्चन में क्या है लिखा है, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग दिस जेड एक फंक्शन दे रखा है और ये इसका फिगर आया है। ठीक है, बन के तो बोला है मैक्सिमम वैल्यू जेड की 40,0 पे होगी, 30,20 पे होगी, 0,40 पे होगी। यह बोला है द वैल्यू ऑफ जेड 40,0
इज लेस देन वैल्यू ऑफ पी 0,40 और वैल्यू ऑफ जेड एट क्यू यानी ये इज लेस देन, यानी कंपेयर भी करवाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी आपको सारे पॉइंट पे जेड क्यू निकालनी पड़ेगी। तो जेड हमारा अगर है 4x प्लस का 3y, तो अगर मुझे एक एक करके सब पे निकालना है, मान लो आर पे निकालना है पहले, आर जेड आर, तो आर का मतलब क्या है 40,0। अब 40,0 का मतलब है x 40 यानी 4 इंटू 40, 3 इंटू 0 यानी ये आया 160। फिर मैंने जेड निकाला 30,20 पे यानी कि क्यू पे, देखो 30,20 ना, तो 4 इंटू 30, 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा 120 प्लस 60 आ जाएगा 180। फिर मुझे किस पे जेड निकालना, पी पे, चलो निकाल लिया। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 0, 3 इंटू वाई की वैल्यू है 40, तो ये आ गया 120। अब पढ़ लो जरा क्या लिखा है, जेड की वैल्यू मैक्सिमम है 40,0 पे, 40,0 है हमारा, ये लिख लो 40,0 हमारा ये वाला पॉइंट है, और क्यू वाला पॉइंट है 30,20 और ये है 0,40, जिससे पता रहे। अब बोला है मैक्सिमम वैल्यू जेड की है 40,0 पे, नहीं इस पे, तो ऐसा तो नहीं है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू 180 इस पे मिल रही है, किस पे क्यू पे, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड 30,20, हाँ ये बात सही है कि मैक्सिमम वैल्यू 30,20 पे ही है, लेकिन बाकी और पढ़ लेते हैं सीओडी में क्या है। वैल्यू ऑफ जेड आर 40,0 यानी इस पे इज लेस देन 0,40, गलत है, ये तो ज्यादा है, तो ये रॉन्ग हो गया। वैल्यू ऑफ जेड 30,20 यानी इस पे इज लेस देन 40,0, ये भी रॉन्ग है, आप देख लो चाहे। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा 11 क्वेश्चन का। तो 11 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी पार्ट। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, लिखा है dx अपॉन एक्स क्यूब, ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/2। अब ये थोड़ा देखो, लगता है इसमें क्या करना है, ये वैसे एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज पे भी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में x की पावर 4 कॉमन ले लो, फिर ये हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो कैसे करोगे, अब देखो वो इंटीग्रेशन थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स क्यूब ब्रैकेट, अगर मैंने इन दोनों में x की पावर 4 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब तो डिवाइड करना, तो 1 में डिवाइड करा x की पावर 4 से, और x की पावर 4 में x की पावर 4 से डिवाइड करा तो 1 आया, और पावर तो इसकी है 1/2। तो dx अपॉन एक्स क्यूब, x की पावर 4 की पावर 1/2 है, तो कितना बचेगा, तो एक तो हमारा ऊपर नीचे एक्स क्यूब है, और x की पावर का अगर स्क्वायर रूट करोगे यानी पावर 1/2 करोगे, 2 2 जा 4 यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये जो टर्म है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, इस पे ये पावर 1/2 आप रहने दीजिए, तो ये फाइनली कितना बन गया, dx अपॉन एक्स की पावर 5, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/2। अब आपको कैसे होगा, इस वाले पार्ट को टी ले लो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, क्या करना है आपको, तो देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको इधर। तो मैंने 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 को अगर टी लिया, तो ये अल्टीमेट एक्स की पावर -4 है, प्लस 1 इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये आएगा -4 एन एक्स की पावर n-1, और 1 का 0 हो गया, dx इक्वल टू dt। तो -4 एक्स की पावर -5 हो गया, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू dt। तो देखो इधर भी 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx है, तो ये तुम्हारा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx आएगा dt अपॉन -4, यानी dx अपॉन एक्स की पावर 5 आया, dt अपॉन ये नीचे आ गया -4, इन रिप्लेस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन एक्स की पावर 5 को रिप्लेस कर देंगे इस वाले टर्म से, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो इसको मैं इसको तो रेज कर देता हूँ, इसका तो कोई रोल है नहीं ना, इधर हो जाएगा सॉल्व। देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आया, dt अपॉन -4, तो ये आ गया dt अपॉन -4 इंटू 1 अपॉन, इसको मैंने t लिया था इस वाले पार्ट को, तो t की पावर 1/2 है, क्या है, t की पावर 1/2 है।
अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा, -4 तो बाहर कर दो, यानी 1/-4 बाहर आ गया, टी की पावर -1/2 लिख दो इसको, भाई नीचे है ना, ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब लगा दो x की पावर n का फॉर्मूला, तो क्या आएगा n+1/n+1 प्लस का c। अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो -1/4 -1/2 प्लस 1 कितना होता है, प्लस का 1/2, तो ये आ गया t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c। अब ये 2 जो है ऊपर जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाके इसको कैंसिल करेगा, नहीं माइनस का 1/2 आया, t की पावर 1/2 प्लस c, तो -1/2, t कितना था हमारा, t है हमारा 1/x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस c। और अभी भी देखो आंसर जो है उसमें एक्स स्क्वायर या फिर एक्स बाहर है, यानी अभी भी एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई करना है। कमाल के क्वेश्चन दे रखे हैं एक नंबर में, समझ रहे हो कमाल के क्वेश्चन, इतना नोट करो पहले आप लोग, ठीक है, फिर आगे मैं कर रहा हूँ इधर। मतलब इन्होंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे दिए लग रहा है ऐसा, ठीक है -1/2, और यहाँ पे अगर मैं x की पावर 4 एलसीएम ले लूं तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/2 प्लस c। अब आप अगर स्क्वायर रूट करें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस c, तो कोई ऑप्शन मैच करा, माइनस का 2x स्क्वायर नीचे है, ए पार्ट में आ रहा है ऐसा, देखो माइनस का 1/2x स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो क्या आंसर ए पार्ट हो गया, समझ में आया, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 13 पे, नोट कर लो ये, ठीक है। तो देखो 13 में क्या है, 13 में हमारा है 0 से 2 पाई कॉसिक की पावर 7x dx। अब ये सोचो किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये 0 से 2a वाला फॉर्मूला एक होता है ना, जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको मैं प्रॉपर्टीज रिकॉल करवाऊं, किस प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी होती क्या, अगर 0 से 2a fx dx है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये 2 टाइम्स क्या होता है, या तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब फिर से लिख देता हूं, देखो अगर 0 से 2a fx dx है तो इसके दो पॉसिबिलिटी होती है, क्या, ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से a fx dx, या आंसर 0 आ जाएगा। ये कब आएगा, जब f2a माइनस एक्स हमारा fx के इक्वल हो, और ये कब आएगा, जब f2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, माइनस fx के इक्वल हो, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, ये वाली या फिर ये वाली। तो हमारा फंक्शन तो है fx जो है वो तो है cosec की पावर 7x, ठीक है, cosec की पावर 7x है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं 2a माइनस एक्स, 2a मतलब अपर लिमिट, यानी f 2 पाई माइनस एक्स अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये कितना आएगा, cosec की पावर 7 2 पाई माइनस का x, ठीक है। तो cosec 360 माइनस थीटा, जब पावर से कंफ्यूज मत होना, ये पावर का मतलब तो है cosec x की पावर 7, चाहो तो इसमें होल पावर ही लिखूं, तो ये आएगा cosec 2 पाई माइनस एक्स की पावर 7, ठीक है। देख लो हमने क्या करा, 2a माइनस एक्स निकाल रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, तो cosec 360 माइनस थीटा, अब 360 यहां है, माइनस करा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec की नेगेटिव होती है, और पावर है 7, तो माइनस का आएगा ना ये, तो यानी कि माइनस एफ एक्स आया, और अगर माइनस एफ एक्स आता तो आंसर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आया समझ में, तो भाई इस तरीके से हो गया ये क्वेश्चन, बस प्रॉपर्टी पता होगा। अब देखो ये भी बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 14 क्या लिखा है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई की पावर वाई डैश, हवा में लटका रखा है, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर मैं वाई डैश के मतलब करूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है इक्वल टू एक्स। अब देखो हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो डी वाई डी एक्स तो होना चाहिए ना मेरे पास, तो मुझे दोनों साइड लेना पड़ेगा लॉग, लॉग ई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। मतलब क्या करा, लॉग ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, जो पावर है वो पहले आ जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में लॉग ई
इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग ई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 इक्वल टू लॉग एक्स। तो फाइनली अब जाके हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया लॉग एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स। ये होता है डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट तो इंटीग्रेट कर दो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई। अच्छा अब इसमें भी दिक्कत है, मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन बहुत मतलब लेंदी दे रखा है, मतलब अगर आप कहोगे तो मतलब सॉल्व करने के टाइम पता लग रहा है कि यार हर क्वेश्चन टाइम ले जा रहा है, 2-3 मिनट तो ले ही रहा है ये सॉल्व करते करते। तो अब यहाँ पे क्या होगा, log x आया, तो इसमें बाई पार्ट रूल लगेगा लेकिन इंटू 1 करना पड़ेगा। बाई पार्ट रूल लगेगा लेकिन अब log x अकेला है तो log x के साथ 1 लेना पड़ेगा। तो अब फॉर्मूला लगा दो बाई पार्ट्स का, क्या होता है y इक्वल टू लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, थोड़ा इधर कर देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आएगा log x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो ये कट गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता तो फाइनली ये आया log x इंटू एक्स माइनस एक्स। अब है कोई ऑप्शन ऐसा log x मतलब x, ये x log x ही है, मतलब x log x माइनस एक्स, बी ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें बी में x log x माइनस एक्स। ठीक है समझ में आया। 15 में देखो ग्राफ दे रखा है, तो आपको ग्राफ का अगर आइडिया है तो आपको आसान लगेगा। अगर मैं 15 की बात करूं तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो, लेकिन क्या क्या हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे देखो 0 पे 1 आ रहा है, तो ये किसका ग्राफ होना चाहिए cos इनवर्स का। और cos 90 क्या होता है 0, देखो 90 पे ये 0 आ रहा है इधर पाई बाई 2 पे। तो थोड़ा ग्राफ अगर पढ़े तो ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि ये साइन का तो हो नहीं सकता है, और साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, कॉसेक का ये ग्राफ होगा नहीं, ठीक है। और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, और उसका भी ऐसा ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेट को थोड़ा लगाओगे तो cos 0 1 होता है, कॉट 0 तो होता नहीं है 1, तो वैसे ही पता लग रहा है कि 0 पे 1, अगर x को 0 रखा तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो 0 पे 1 आना वो तो सिर्फ कॉस में होता है ना, कॉट में तो नहीं होता ना, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप मतलब अगर नहीं भी पता है ग्राफ तो भी आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। 16 में क्या है, एक इस तरीके से ग्राफ दे रखा और ये अनबाउंडेड है। अगर आपने अनबाउंडेड का क्वेश्चन करा है, अगर आपने अनबाउंडेड का क्वेश्चन अच्छे से किया है, तो अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको जो जेड दिया होता है, जेड इक्वल टू 18x प्लस 10y है, ठीक है। और आपके जो भी ये पॉइंट आए हैं, मतलब अगर आपने ग्राफ दिखा दे रखा ऑलरेडी इन्होंने, और ये बोल रखा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 134 है, तो अगर आपने अनबाउंडेड का क्वेश्चन करा हो तो आपको में क्या करना होता है, पहले ग्राफ राफ बनाने के बाद जो भी जेड दिया है, अगर हमें इसको मिनिमम करना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसको लेस देन ले लेना है और ये 134 लेना है। क्या लेना है, लेस देन 134। तो इसलिए पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। क्या कि जो जेड दिया होता है उसको क्या करना होता है, लेस देन लेना होता है अगर मिनिमम वैल्यू की बात करता है, और इस लाइन को आपको ड्रॉ करना होता है। ये कर रखे हैं लाइन ड्रॉ, देखो ये कर रखे है, ये लाइन है डॉटेड डॉटेड डॉटेड। मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन बना रखी है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमारी जो ये लाइन है ये, ठीक है, और हमारा इस लाइन का आंसर है इस साइड, और जो बाउंडेड पार्ट आ रहा है, बाउंडेड तो नहीं है, अनबाउंडेड इधर आ रहा है, और ये वाला पार्ट इधर आ रहा है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है। तो इसका एक तो पहली चीज तो ये, जिसमें ग्रेटर देन लगा हुआ है वो तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, सी ऑप्शन नहीं होगा। अब लिखा डज नॉट एग्जिस्ट द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड अनबाउंडेड, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन ये तो बी है और या डी है, लिखा डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी दिस डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट दिस। एग्जिस्ट करता है इसमें भी, तो इसका आंसर डी पार्ट आएगा। क्या आएगा, डी पार्ट, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन करे हैं इसके तो आपको पता होगा कि हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब जो हमारा पहले अनबाउंडेड पार्ट आया था और इस लाइन का जो एरिया हमें मिला है उसमें कोई अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी दिस
डज नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट विद फीजिबल रीजन। हाँ ये जरूर है कि वो कोई कॉमन पॉइंट उसमें नहीं है, मतलब इस लाइन में जो ये लाइन इन्होंने बनाई है डॉटेड वाली ये, और ये इस वाले पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बात सही है, लेकिन एग्जिस्ट करती है इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने देखा होगा आंसर आता है, और इस तरीके की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं लेस देन वाली, तो आप चेक कर लेना, मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करवाई है। अच्छा, इस वाले वीडियो में तो हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर रहे हैं, जितने भी अब सेक्शन बी हैं, सेक्शन सी हैं, सेक्शन डी हैं, ठीक है, इन सबको मैं ऐप पे डालूंगा, ठीक है, ऐप पे अपलोड कर दूंगा, फ्री सेगमेंट में डालूंगा, फ्री कोर्सेज के ऑप्शन दिख जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे क्लास 12 में फ्री कोर्सेज में मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्यूशन पे जाओगे तो धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं करूँ आज अगर आप वीडियो देख रहे हो और आज ही डला है, आज हाँ कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद देखोगे तो उसमें आपको सारे सेक्शन के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, तो देख लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लिखा एक फंक्शन जेड है, मतलब फंक्शन दे रखा है R2 Z में, और fx जो है वो हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बोला है कंटिन्यूअस है 2.5 पे, डिफरेंशियल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशियल, इस तरीके से लिखा है। तो अगर तुम्हें इसका ग्राफ अगर पता है तो होता ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो पता है ना, कि 0.1 भी 0 होता है, 0.9 भी 0 होता है, 1.9 भी 1 होता है, 1.2 भी 1 होता है, पता है ना ये चीज। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, 0 पे 0 और 0 और 1 के बीच में 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यहां डार्क आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 से 2 में 1 रहेगा, एक लेटर फॉर्म में बनता है, 2 पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 3 के बीच में ऐसा रहेगा, तो ऐसा ग्राफ रहता है। तो 2 से 3 के बीच में ही तो यहां मिलेगा 2.5, तो आप देखो 2.5 के लेफ्ट में और राइट में ग्राफ, इसका समझ में आ गया ना कैसे बनाया मैंने, क्योंकि आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखोगे 0 आएगा, तो 0, 1 पे 1 आएगा, 1 से 2 के बीच में कुछ भी रख रहे हो तो 1 आ रहा है, ऐसी 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखोगे 2 आएगा, तो इस तरीके से लेटर फॉर्म में बनता है। तो 2.5 का लेफ्ट और राइट अगर मैं देखूं तो एक कांस्टेंट फंक्शन नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा, तो ये हो जाएगा डी पार्ट, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल एट 2.5। आई बात समझ में, ठीक है। अब आ जाओ जरा 18 क्वेश्चन पे, तो लिखा है स्टूडेंट जो है ऑब्जर्व एन ओपन हेयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री हुज प्लेन फिगर इज पैराबोलिक, मतलब पैराबोला पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। देखो 18 में देखो क्या है, पढ़ लो पहले, आप लोग ट्राई कर सकते हो तो कर लो। तो एक तो पैराबोला दे रखा है, तो पैराबोला कहां बनेगा, ये ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, अगर y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो एक वेरिएबल पे पावर 2 है, एक पे 1 है, तो ये पैराबोला बनता है, तो ये पैराबोला बना दिया। और कहां बनेगा पैराबोला, जहां पे y की पावर 1 है, यानी ये y की पावर 1 पे पैराबोला, ठीक है। अब y इक्वल टू 4 कहां होगा, 1 2 3 4, ये तुमने y इक्वल टू 4 बना लिया, तो बाउंडेड पार्ट तो तुम्हारा ये हो गया ना, मतलब ये पूरा। तो पहले एक पे फोकस करते हैं, इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेता हूं, और अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है तो ये मेरा dy होगा और ये मेरा x होगा, क्योंकि y में छोटा सा पार्ट है इसलिए dy, तो एरिया जो स्ट्रिप होगा वो x dy होगा, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। और जो अगर dy है, अगर ये dy है तो तुम्हें y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक है, 4 तक, तो यहां पे आपने 0 से 4 रख दिया। अच्छा, ये एरिया तुम्हारा इधर वाला आया, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया सेम होगा, ये वाला एरिया, तो यहां डबल कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करोगे, ये dy है तो आपका फंक्शन भी y के टर्म्स में होना चाहिए, तो आप एक काम करो, x किलो यहां से निकाल लो, कितनी आएगी, 2√y आ जाएगी, कर दो पुट, तो ट्वाइस ऑफ 0 से 4 2√y dy, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, तो ये बन गया 4, और रूट y का मतलब हो गया y की पावर 1/2, 0 से 4, ठीक है, तो 4 इंटू, अब y की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 3/2, क्योंकि x की पावर n+1 होता है, अपॉन n+1 यानी 3/2, पावर है 4 और 0 लोअर लिमिट है, पावर है 4
और लोअर लिमिट क्या है 0। आया समझ में? तब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। तो 4 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर 0 रखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना आ गया देखो, बताओ कितना आ रहा है तुम लोगों का। 4 इंटू, अब ये 3/2 का 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और 3/2 पावर है और नीचे 3/2 है, 2 से 2 कट गया, तो 4 इंटू 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 अपॉन है 3/2, 2 चला गया ऊपर तो 64/3 आ जाएगा ना। देखो 8 इंटू 4 32 और 2 ऊपर पहुंच गया 64/3, कितना आ जाएगा बी पार्ट। आया समझ में? तो कैलकुलेशन खुद से किया करो वैसे तो। अब आ जाओ 1920 एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक तुम्हें एसर्शन दे रखा होगा, एक रीजन दे रखा होगा, ठीक है। और अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका एसर्शन का, तो उसका ए पार्ट होगा, और अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी पार्ट होगा, और अगर एसर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी पार्ट, और अगर एसर्शन ही तुम्हारा फॉल्स है तो डी पार्ट होगा। तो देख लो 19 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मैं जूम कर देता हूं थोड़े क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन तुम्हारे 19 में एक फंक्शन दे रखा है ये mod x और mod x माइनस 1, बोला है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। देखो अगर mod x है ना तो अंदर वाले पार्ट को 0 करोगे तो x 0 आएगा, और x माइनस 1 को 0 करोगे तो x 1 आएगा। तो याद रखना जो भी mod का क्वेश्चन आए तो mod का अंदर वाला पार्ट जहां भी 0 होगा वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये वैसे भी याद रखो। तो ये बात सही है, ट्रू है ये। और बोला है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c, और ये दे रखा है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन एच, ये अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा ये चीज तो समझ में, अच्छा अब ये बात भी है, अगर ये तुम्हें ट्रिक नहीं पता तब तो तुम्हारे इसी में टाइम बहुत निकल जाएगा, क्योंकि पता है इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है डिफरेंशियलिटी चेक करने में, ठीक है। तो ये मैं ट्रिक तुम्हें बताइए, इसका यूज कर लेना फिलहाल तो। अब अगर तुम्हें याद हो कि कोई फंक्शन अगर मुझे डिफरेंशिएबल देखना है या नहीं देखना है, कैसे देखना होता है, तो उसके लिए एलएचडी आरएचडी का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? अगर एलएचडी आरएचडी इक्वल आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो एलएचडी का फॉर्मूला आपने जो याद किया होगा वो ये किया होगा, और मैंने अगर आपने मुझसे सीखा है तो मैं बताता हूं, मैंने बताया था एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच, ठीक है। ए मतलब जिस पॉइंट पे लिमिट, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और आरएचडी का मतलब है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन प्लस का एच, ठीक है। ये है एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। अब आप कहोगे सर ये तो अलग चीज दे रखी है, यहाँ पे दोनों में प्लस है। देखो हमारी यहाँ पे लिमिट होती है एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है 0 माइनस। तो अगर मैं इस लिमिट को 0 माइनस से 0 बनाऊंगा तो आपने सीखा होगा कि एलएचएल में x जो होता है वो a माइनस एच से रिप्लेस होता है, और आरएचएल में a प्लस एच। इसका मतलब है अगर मैं इसको 0 माइनस एच करूंगा तो क्या ये c माइनस एच बन जाएगा। c मतलब वो सेम है, c और a एक ही बात है। और अगर यहाँ पे 0 प्लस एच करोगे तो क्या c प्लस एच आ जाएगा, और यहाँ पे भी अगर h को मैं 0 माइनस एच करूंगा तो नीचे माइनस एच आ जाएगा। तो यानी फॉर्मूला तो सही है। कुछ को डाउट आ रहा हो कि सर मुझे फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, मैंने तो ये फॉर्मूले सीखे हैं, यहाँ पे a माइनस एच होता है, यहाँ पे तो c प्लस एच लिखा है। तो यार ये लिमिट 0 माइनस है, अगर तुम इसको 0 करोगे तो मैंने तुम्हें सिखाया है कि LHL में x जो होता है वो a माइनस एच से रिप्लेस होता है। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करोगे 0 माइनस एच से तो माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस एच आ जाएगी, फॉर्मूला सही है। यानी कि अगर ये एलएचडी और आरएचडी इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये फॉर्मूला हमने सही दिया है, यानी ये कंडीशन भी ट्रू है, और इसके थ्रू ही हम इसको बताएंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, और इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्या हो जाएगा? ए पार्ट, क्योंकि ए पार्ट जो होता है उसका मतलब होता है एसर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है।
अच्छा अब आगे आ जाओ। अब देखो इसका 20 वाला जो क्वेश्चन है, और आप लोग अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना आपको पेपर कैसा लगा। अभी तो मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बताना, बाकी सैंपल पेपर पूरा मिल जाएगा आपको ऐप पे। आप बताना आपको अभी तक कितना हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या लगा है, ठीक है। इसमें लिखा है एक फंक्शन है आर दिस, इसका डोमेन और कोडोमेन दे रखा है, और फंक्शन है sec x। बोला कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। अब देखो sec तो हमें पता ही है कि वन वन नहीं होता है, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे वैल्यू पे सेम आंसर आता है। अच्छा कुछ को sec x का ग्राफ नहीं पता होगा, तो बता देते हैं। sec x का ग्राफ बनाने के लिए पता क्या करो, cos x का ग्राफ बनाना आता है? आप कहोगे हाँ आता है, तो बस cos x का ग्राफ बना लो पहले। cos x का ग्राफ कुछ ऐसी होता है। अब आप क्या करना, जो ये पॉजिटिव साइकिल है यानी कि ऊपर साइड, यानी ये, इसको एक पार्ट में ब्रेक कर दो इधर, एक पार्ट में इधर, फिर एक पार्ट में इधर, एक पार्ट में इधर, इस तरीके से ब्रेक कर लो, ठीक है। अब क्या करो, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो एक, इधर भी, नीचे भी। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं डिफरेंट कलर से, कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूं। अब जो बना रहा हूं मैं sec x का ग्राफ बना रहा हूं, कैसे बनता है, जो ऊपर वाली साइकिल होती है उसमें तो अब अपवर्ड पैराबोला बन जाता है ऐसे, अपवर्ड पैराबोला, और जो नीचे वाली साइकिल होती है डाउनवर्ड पैराबोला बन जाता है, ये अपवर्ड बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी नीचे साइकिल है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये डाउन। तो इस तरीके से ट्रिक होती है sec x का ग्राफ याद करने की। अब आपको बताओ ग्राफ भी दे दिए इतने, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, अच्छा यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। अब इन्होंने बोला है y इक्वल टू जो 2 है वो मीट करता है ग्राफ को एट मोर देन 1 पॉइंट। तो अगर 1 इधर है तो 2 सपोज करो यहां है, 2 सपोज करो यहां है। तो अगर मैं एक y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो ये पर्पल जो कलर आपको दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, तो ये इधर भी कट कर रहा है, 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 यानी कि सेम वैल्यू 2 जो है वो बहुत जगह मिल रही है, इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, और आगे बनाओगे और जगह भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और अगर कोई कर्व एक से ज्यादा जगह आंसर दे रहा है, मतलब देखो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। अब तुम देख रहे हो इधर भी तुम्हें 2 मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा है, यानी ऐसी बहुत सारी एक्स की वैल्यू है जिसपे सेम आंसर मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं। तो ये सही बात है कि भाई ये फंक्शन जो है y इक्वल 2 पे बहुत सारे आंसर दे रहा है और इस वजह से ये 1 1 नहीं है। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आया समझ में। तो फाइनली मैंने सेक्शन ये कंप्लीट करवा दिया, काफी टाइम लगा है मुझे, ठीक है। और आप बताना कैसा लगा आपको ये, एवरेज, इजी, हार्ड, जो भी है बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी सारे सैंपल पेपर के सॉल्यूशन आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।